ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अगले को 8 दिन में हो जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कहा है आज रात में बमबारी करूंगा, अगर वो कर देते हैं फिर 8-10 दिन नहीं हो सकता है और उससे भी ज्यादा लेट हो जाए। अब भी ईरान को क्या है, जब उसकी मॉरल ग्राउंड वीक हो गई है, कतर उससे नाराज हो गया है, सऊदी अरब के जहाज पर हमला हुआ है, कि ईरान को बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। कि ईरान का लीवरेज अपनी जगह, जो मैं आज भी कह रहा हूं, है, लेकिन फिर दूसरी तरफ एक बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रम्प पर भी है कि आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। 11% इजरायली समझते हैं कि नेतन्याहू ने या इजरायल ने ही जंग जीती है। 11%, 89 नहीं समझते। बहरी बेड़े यहाँ से चले गए हैं, तो बहरी बेड़े जाने से उनकी स्ट्राइक करने की कैपेसिटी कम नहीं हो गई। बहरी बेड़े अभी अमेरिका तो वापस नहीं पहुंचे, पुल बैक किए गए हैं। जब तक आप अब ईरान को कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं देंगे जिसको वो फील कर सके, जो पेन फील कर सके। प्राइज उसकी वॉर ट्रॉफी ये है, या पॉसिबली हो सकती है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म उसके हाथ में आ जाए स्टेट ऑफ हॉर्मोज का। उसके पास अगर न्यूक्लियर की बातचीत लटक जाती है और जो उसके मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात लटक जाती है, यानी नहीं होती मेजरेबल टर्म में, तो ये ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है। बल्कि आज उसने बंद करने का ऐलान कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मोज। उनका कितना एंगर है जनाजे में आपने देखा है। वो अभी भी अमेरिका के लिए मौत का कहते हैं, वो अभी भी ये कहते हैं कि हमने बदला लेना है। मार्को रूबियो आए थे जीसीसी के अरब ममालिक को कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे ओमान को भी प्रेशर डालना है और ईरान पर भी डिप्लोमेटिक प्रेशर जारी रखना है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज का टॉल नहीं लेने देंगे। आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। ज़ियारत में लड़ाई भी हो रही है, बलूचिस्तान के हालात भी देखे हैं। अब एक नया फैक्टर है कि TTP भी बलूचिस्तान पहुंच गई है। हम ये अफगान तालिबान को निशाना क्यों नहीं बनाते? हमें कारपेट बॉम्बिंग कर देनी चाहिए या अल-फतह और गौरी चला देनी चाहिए। अफगानिस्तान के जो तालिबान हो या कोई और हो दहशतगर्द, उनके लिए कोई बायलॉज नहीं होते, कोई एग्रीमेंट्स नहीं होते कि यार तुम जरा लिहाज रखना। आपको याद होगा पिछले मुज़ाकरात में कहां बात टूटी थी कतर और तुर्की की। तो अब ये मैं किसी स्टेज पे नहीं कह रहा कि हम डर के करें, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट भी इंपोज करें, स्ट्राइक्स भी करें, नेगोशिएशन पर लेके भी आए। आपको याद होगा जब मुज़ाकरात फेल हुए थे तो हमने स्ट्राइक्स की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दो मौज़ूआत हैं। एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड हमें टेंशन्स नज़र आ रही हैं इन रिगार्ड टू टेररिज्म। बलूचिस्तान के हालात, TTP भी वहाँ आ गई है, BLA भी। और दूसरा ईरान अमेरिका जो है, अब नई जंग जो है, अब नए हुर्मुज़ के बंद होने का ऐलान है। पेट्रोल प्राइसेस फिर ऊपर चली गई हैं और एक टेंशन ईरान अमेरिका लड़ाई दोबारा नजर आ रही है। दोनों मौजूआत पर खालिद चिश्ती साहब से बेहतर कौन बात कर सकता है, लिहाजा मैंने दोनों मौजूआत के लिए खालिद चिश्ती साहब को पकड़ लिया है। वो कहते हैं कि आप मुझे बार बार तंग करते हैं, पर हम भी मजबूर हैं, उनसे बेहतर हमें कोई मिलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी थैंक यू मुजम्मिल साहब। मैंने ये नहीं कहा था मुझे बार बार तंग क्यों करते हैं, मैंने कहा आपके व्यूअर्स तंग ना आ जाए कि आप बार बार क्यों बुलाते हैं इसको। व्यूअर्स तो मोहब्बत करते हैं ना सर आपसे, व्यूअर्स की मोहब्बत व्यूज से नजर आ जाती है सर। ठीक है ना? थैंक यू थैंक यू सर, आपकी चॉइस, पहले अमेरिका करें, पहले ईरान करें, पहले अफगानिस्तान करें, योर चॉइस। नहीं, और जो आप मुनासिब समझे। चलो पहले जरा ईरान अमेरिका। आप हमेशा कहते रहते थे कि ईरान का एज है, उसने विनिंग ट्रॉफी है। अब भी ईरान को एज है, जब उसकी मॉरल ग्राउंड वीक हो गई है, कतर उससे नाराज हो गया है, सऊदी अरब के जहाज पर हमला हुआ है, सालिस भी नाराज हैं और अब नए हुर्मुज़ उसने फिर बंद किया है, तो आज भी आपको ईरान ऑन दी एज नजर आता है? नहीं, मैं जो पिछले दिनों प्रोग्राम कर रहा था जब ये जहाजों की तब अटैक किया गया था, ईरान ने किया था, आपने याद होगा सिंगापुर का, और बाद में जो एस्केलेशन हुई वो डाई डाउन तो हो गई, लेकिन अपेरेंटली मैंने क्वेश्चन नोट अटैच किया था और आज भी दोबारा अर्ज कर देता हूँ। देखिए, एक तरफ डेफिनेटली न्यू फाउंड लीवरेज है, हम कई दफा बात कर चुके हैं ईरान का। अमेरिका का मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी ये किया था कि वो भी एक मिलिट्री माइट है, वो जंग जीता या नहीं जीता तो इररिस्पेक्टिव वो अभी भी सुपर पावर है, ये मैंने कहा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत ज्यादा नेतन्याहू का प्रेशर है, क्योंकि उसके लिए ये जो अमन है ये अनईजी नहीं है, ये सुइसाइडल है और एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। अगर इधर अमन हो जाए या इवन MOU हो जाए, क्योंकि उसका ये मैंडेट या उसका चार्टर या उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि जंग जारी रहे, नो वॉर नो पीस पे अगर ऑल आउट रहती है फिर तो उसको फायदा था, लेकिन वो चाहता था नो वॉर नो पीस पे रहे। हाँ, मैंने क्वेश्चन ये अटैच किया था लास्ट टाइम कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प पर ये बहुत बड़ा प्रेशर है और नेतन्याहू उसको याद कराते रहते हैं कि आप सुपर पावर हैं, आपने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, ये डिफीटेड MOU है, डिफीटेड एग्रीमेंट होगा आने वाला, ईरान को आपने बहुत ज्यादा शह दे दी हुई है। ऑन टॉप ऑफ दैट बैक करें इजरायली मीडिया। तो मेरा क्वेश्चन उस वक्त था और अब भी यही है कि ईरान को बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। देखिए मुजम्मिल साहब, आप एग्री करेंगे कि ईरान का लीवरेज अपनी जगह, जो मैं आज भी कह रहा हूं, है, लेकिन फिर दूसरी तरफ एक बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रम्प पर भी है कि आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। मैं छोटा सा आपको प्रेशर का एक फील कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
मैं चैनल 12 देख रहा था कि इसराइल का वो उसमें उन्होंने सर्वे करवाया, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि सिर्फ 11% इसराइली समझते हैं कि नेतन्याहू ने या इसराइल ने ये जंग जीती है। 11%, 89 नहीं समझते। दूसरी तरफ उन्होंने उनके लोग 71% ये समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर अब एतबार नहीं किया जा सकता। वो भी बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट है कि वो इसका मतलब इस काबिल नहीं समझते प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उनका एतबार किया जा सके। वो चाहता है कि किसी तरीके से जंग जारी रहे। हाँ, ईरान जब तक लीवरेज तक तो ठीक है, लेकिन ईरान को हमने ये भी देखना है या हमने गुजारिश करनी है कि अभी भी जो 50,000 ट्रूप्स इस एरिया में मौजूद हैं अमेरिका के, जरा विजुलाइज करें, दुनिया में मुजामिल साहब 192 मुल्क है, और ये जो तकरीबन 140 ममालिक ऐसे हैं जिनकी फौज की टोटल तादाद 50,000 से कम है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है इस वक्त, उसकी फौजी इक्विवेलेंट ताकत अमेरिका की फोर्सेस 50,000 की शक्ल में मौजूद है। मैं 2 दिन पहले कुछ सैटेलाइट देख रहा था, इमेजेस लेटेस्ट, अनऑफिशियल, कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, ओपन टू पब्लिक है। उसमें 20 एयर टू एयर रिफ्यूलर अमेरिका ने इस खत्ते में डिप्लॉय किए हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलर खुद जंग नहीं लड़ता, वो लड़वाता है, वो रिफ्यूल करता है। तो मैंने क्वेश्चन उस वक्त भी किया था, अब मैं इसको मीनिंगफुली करना चाह रहा हूं कि एक तरफ 50,000 फौजी वापस पुल बैक नहीं किए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, मैं अलार्म दूसरी तरफ से नहीं क्रिएट करना चाह रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जंग की चॉइस है बड़ी लिमिटेड। वो नहीं चाहेंगे कि ये जंग इलेक्शन तक कंटिन्यू रहे, कोई ऑब्जेक्टिव ना आए। नेतन्याहू चाहता है कि किसी तरीके से अक्टूबर तक कम से कम जाए, मैं इलेक्शन पोस्टपोन करवा दूं ये कहकर के मुल्क हालत जंग में है, मैं ये पोस्टपोन करवा दूं ये कहकर उसके मुकदमे पोस्टपोन हो जाएंगे फिर। तो उसका तो सर्वाइवेबिलिटी और एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। प्रेसिडेंट ट्रंप को एक सर्वाइवेबिलिटी ये चाहिए कि देखिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो हासिल नहीं कर सके, उनके लिए ऑब्जेक्टिव अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ऐसी। लेकिन पिछले दिनों जो थ्रेट्स हो रही थी, सिलेक्टिव हमले अमेरिका कर रहा था, अभी भी उसने शुरू कर दिए हैं। ये उसी इंप्रेशन को निगेट करने की प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि मैंने पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं किया, मेरी माइट भी उसी तरह है, मेरी मिलिट्री भी उसी तरह है, मेरी काबिलियत भी उसी तरह है। तो आई थिंक हमें बिगर पिक्चर में देखें तो पर दोनों उनके तरफ के उनके अपने पैरी बेड़े तो चले गए हैं यहाँ से। अब उनके पास स्ट्राइक करने के लिए लिमिटेड ऑप्शन नहीं है कि जब बहरी बेड़े ही यहाँ से चले गए हैं तो पैरी बेड़े जाने से उनकी स्ट्राइक करने की कैपेसिटी कम नहीं हो गई। बेरी बेड़े अभी अमेरिका तो वापस नहीं पहुंचे, पुल बैक किए गए हैं, और वो वैसे भी आपने देखा तकरीबन 1500 से 1000 से 1500 किलोमीटर दूर उन्होंने डिप्लॉयड किए रखे। ऑलमोस्ट 13 बिलियन मुजम्मिल साहब एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। कोई 4.5 से 5 एकड़ जमीन होती है जो फ्लोट कर रही होती है, उसके ऊपर 75 से 80 जहाज होते हैं, उसके ऊपर 4,500 5,000 लोग बस रहे होते हैं। इट्स अ मिनी सिटी। तो मैंने खुद एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का विजिट किया हुआ, तो आई कैन इमेजिन, ऐसा लगता है वो शहर आबाद हुआ हुआ है। अगर वो 13 बिलियन एड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, अगर F-35 एक भी ले ले 100 मिलियन का है, तो अगर 5 और 10 खड़े थे और फिर बाकी F-18 खड़े थे, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका लाया, लेकिन जंग में एक्टिवली नहीं डाल सका। तो बहरी बेड़े की तो पिछली जंग में भी कोई सिग्निफिकेंट रोल में नहीं देखा। मुझे लगा कि वो एसेट की निस्बत लाइबिलिटी ज्यादा है, यानी उसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो गया। आपने खबरें सुनी हो, आपने दी भी थी कि डैमेज भी इटसेल्फ हुए, तो वो तो एक फैक्टर नहीं है इस वक्त। अमेरिकन मैंने तो पहले अर्ज किया कि वो नहीं बाय डिजाइन चाहते, लेकिन सिंबॉलिकली वो जरूर ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं कर रहा। जैसा कि बेसिस भी हैं, मार्को रूबियो आए थे, चले उससे कनेक्ट कर लेते हैं। वो सारे अरब ममालिक को यही पॉसिबली, मेरा एनालिसिस है कि यही कहने आते हैं दो चीजें। एक ये कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, हम पे एतबार रखना है, हम अभी भी सुपर पावर है, हम अभी भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लोग आपको वर्गलाएंगे, तो आप हमारे पे एतमाद रखें। दूसरा वो ये कहने आए होंगे पॉसिबली जीसीसी के अरब ममालिक को कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे ओमान को भी प्रेशर डालना है और ईरान पर भी डिप्लोमेटिक प्रेशर जारी रखना है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज का टॉल नहीं लेने देंगे। तो ये दो एलिमेंट थे। तो अभी बेसिस तो अभी भी हैं उनके पास ऐसे जहां से वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इन थ्रेट्स, धमकियों के बावजूद उनके जहन में नंबर 1 प्रायोरिटी मिलिट्री ऑपरेशन या वॉर अगेन है। ये मेरा मानना। नहीं तो फिर तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस, जब तक आप अब ईरान को कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं देंगे जिससे जिसको वो फील कर सके, जो पेन फील कर सके, जिसमें कोई आइलैंड उससे निकल जाए, कोई बहुत बड़े आप टैक्टिकल वेपन नहीं यूज करेंगे, तो ये जो 80 अहदाफ पे बमबारी है, ये तो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ते, ईरान इनको सह लेता है। तो फिर तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है अमेरिका की ये सारी स्ट्राइक्स, और फिर ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, बल्कि आज उसने बंद करने का ऐलान कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मस। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ईरान भी जो उसकी न्यू फाउंड लीवरेज है, जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने कुछ दिन पहले बात की थी, वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है अपनी फेवर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको इंगेज करके ही आप कर सकते हैं। आपने मिलिटरीली, मैंने पहले भी शायद अर्ज किया होगा, रोनाल्ड रेगन ने भी ट्राई किया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी किया,
प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी किया, कोई भी बाय फोर्स नहीं करवा सका। सिर्फ प्रेसिडेंट ओबामा ने एंगेज करके 2013 से लेके मुज़ाकरात, जब इंटरिम एग्रीमेंट साइन हुआ नवंबर 2013 में, दिसंबर 2015 में फाइनल एग्रीमेंट हुआ, तो अब जाकर ये कन्वर्ज हुए और ये एग्रीमेंट हो गया था। और वो एक वाहिद एग्रीमेंट है जो बगैर आपने जंग लड़े ईरान से वो करवा लिया था, थ्रू क्वेश्चन, प्रेशराइजेशन, डिप्लोमेटिक इंसेंटिव्स, जो भी चीजें को कॉम्बिनेशन कह लें वो हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में अभी भी सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप पोस्टरिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जंग की तरफ अभी नहीं जाएंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका के, क्योंकि न्यू फाउंड कैपेसिटी है ईरान की, जो दुनिया को पता भी नहीं था कि ईरान की है। ईरान को खुद भी शायद 47 साल से नहीं पता था कि वो इतना इफेक्टिवली कर सकेंगे। तो टेम्परेरीली हो सकता है। एक लास्ट कॉमेंट ये है कि क्योंकि एक बहुत ज्यादा पोस्टरिंग का इशू हो रहा है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जब पोस्टरिंग अग्रेसिव करते हैं तो ईरान पोस्टर बैक करता है उसी तरीके से, क्योंकि उसके फॉलोअर भी आपने देख लिए हैं, उनका कितना एंगर है जनाजे में आपने देखा है। वो अभी भी अमेरिका के लिए मौत का कहते हैं, वो अभी भी ये कहते हैं कि हमने बदला लेना है। तो एक एलिमेंट ऑफ रिवेंज बहुत ज्यादा ऐड हो गया ईरानी लोगों में, तो वो भी नहीं चाहेंगे इतनी आसानी से सीज फायर करना। इसलिए ईरानी हुकूमत और आईआरजीसी पर भी ऑब्लिगेटरी है कि वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट हिट बैक करे अमेरिका के ऊपर। और आपको ये लगता है कि जो खर्क पर अमेरिकी कब्जे की बात है कि हम आइलैंड्स पे कब्जा कर लेंगे और तनसीबात को तबाह कर देंगे, ये मुमकिन है? ये तो मुज़म्मिल साहब होना होता तो ये पिछली जंग में हो जाता जो पहले हुई थी। और जब ये जो ही अमेरिका ने थ्रेट किया था तो मैंने ये अपनी एनालिसिस दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारी वजह बताई थी। मैंने इनसे ये उस वक्त भी अर्ज किया था, रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा था कि जो इराक है उससे मिक्स नहीं करना चाहिए। इराक मिक्स करके ये यहाँ पर पहुंचे। इराक में 39 दिन तक एयर बम्बारमेंट और एयर ऑपरेशन हुए थे, और 4 दिन सिर्फ ग्राउंड फोर्सेज ने लिए थे कब्जा करने में इराक पर। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट था। क्यों? क्योंकि वो 4 गुना छोटा था ईरान से जोग्राफिया लिहाज से। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है, एक जोग्राफिया बहुत बड़ा है, ये पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डबल है जोग्राफिया के लिहाज से ईरान, और इसराइल से तकरीबन 70 गुना बड़ा है, इराक से 4 गुना बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है टेरेन का, दैट मीन्स रॉकी माउंटेन्स है ईरान की, और जोग्राफिया बड़ा डिफरेंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक उनके हाथ में आ गया। एक मैं आपको दिलचस्प बताता चलूं, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे अमेरिकन ही, मार्क ट्वेन। उन्होंने तकरीबन 1910 में वो फौत हो गए। आप इमेजिन करें, मैं ऑलमोस्ट 125 साल पहले की बात कर रहा हूं। और उन्होंने कहा था, द अमेरिकन्स लर्न द ज्योग्राफी थ्रू वॉर्स। ये 125 साल पहले उन्हीं का, अमेरिकन फिलोसफर था, ह्यूमरस भी था, वो लिखता था, राइटर था, कि अमेरिका ने ज्योग्राफिया सीखा है जंगें लड़के। तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज का अगर आप अमेरिका जाए पूछते स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्या है और उसकी क्या कैपेसिटी, आई डोंट थिंक अमेरिका को मेजॉरिटी को पता होगा। उनको ये लोकेशन भी शायद ना अंदाजा हो स्टेट ऑफ हॉर्मोज कहाँ पे है। लेकिन न्यू फाउंड लीवरेज मिल गई। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ये बंद कर दिया उन्होंने काउंटर कर दिया, शायद स्टॉल हो, मीडिएशन के लिए दरमियान में आ जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक फेस सेविंग लेना चाहेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये परमानेंट जंग के अंदर दोबारा जाएगी। आज तेल तो $80 से ऊपर फिर चला गया है, स्टॉक मार्केट बैठ गई है, इक्विटी मार्केट बैठ गई है। और अगर अब ट्रम्प कुछ नहीं करते तो आई थिंक ही विल लूज। ये तो बहुत ही अब ट्रम्प ने जंग शुरू की है तो अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से अब ट्रम्प दोबारा सीज फायर करते हैं तो उनका तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि ये नेगोशिएशन के बाद दफा एक दूसरे की थ्रेशोल्ड पर भी पहुंचा देते हैं, जैसे ईरान ने भी किया। मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने जो लीवरेज है उसको बड़ा केयरफुल इस्तेमाल करना था और आइंदा भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अल्टीमेट इनाम जो उसको मिलना, प्राइज उसकी वॉर ट्रॉफी ये है, और या पॉसिबली हो सकती है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म उसके हाथ में आ जाए स्टेट ऑफ हॉर्मोज का। उसके पास अगर न्यूक्लियर की बातचीत लटक जाती है और जो उसके मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात लटक जाती है, यानी नहीं होती मेजरेबल टर्म में, तो ये ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है। ये तो पुरानी तनख्वाह पर सारे चले गए ना अगर ये कर देते तो ईरान के लिए इस वक्त इंसेंटिव बहुत बड़ा है। लेकिन ईरान, शायद मैं जैसे पिछली दफा भी कहा था कि थ्रेशोल्ड बड़ी मुश्किल है मेंटेन करनी। जरा सा आप ओवर करेंगे तो वो भी शायद अमेरिका नहीं बर्दाश्त करेगा, जरा सा कम करेंगे तो वो चढ़ दौड़ेंगे। तो वॉर ऑफ नर्व्स हो रही है बुनियादी तौर पर, और खास तौर पर जब मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि इजराइल फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए। आप जरा ये अफगानिस्तान पे आ जाते हैं। आपने DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी।
ज़ियारत में लड़ाई भी हो रही है, बलूचिस्तान के हालात भी देखे हैं। अब एक नया फैक्टर है कि टीटीपी भी बलूचिस्तान पहुंच गई है। क्या देख रहे हैं आप आगे अफगानिस्तान पाकिस्तान, हमें दोबारा स्ट्राइक्स तेज करनी पड़ेगी? एक राय ये है कि हमने बहुत हाफ हार्टेड की हैं, नीड बेस की हैं, हमें तो ग्राउंड बम्बार्टमेंट करनी चाहिए, अफगान तालिबान को टारगेट करना चाहिए, हमें अब वहां पे बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए सब कुछ, वरना हालात हमारे हालात से बाहर हो रहे हैं। देखिए मुजामिल साहब, जितनी शहादतें हुई हैं, पहले तो उन शहीदों के लिए दुआ और उनके खानदान के लिए ऑब्वियसली कॉन्डोलेंस, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा मिलिट्री में जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो कहा जाता है कि इफ दिस सिचुएशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। और जाहिर है इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस वजह से कि लॉसेज आप कह रहे हैं, टीटीपी का इन्फ्लुएंस कह रहे हैं, अब तो इजरायली फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जाहिर है जिस तरीके से हमने ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फर्क पैदा किया और ये कहा जा रहा है कि हमारी कामयाब डिप्लोमेसी का इनडायरेक्ट नतीजा एज अ बाय प्रोडक्ट, हमने को बाय डिजाइन नहीं किया कि हम दोनों को अलग करना चाहते थे, हमने स्ट्रैटेजी इतनी पीसफुल, इतनी ट्रस्टवर्दी चलाई और मूव फॉरवर्ड की कि हमने दोनों तरफ की ट्रस्ट विन किया और उसका साइड या विक्टिम उसका बाय नॉट बाय डिजाइन बट बाय डिफॉल्ट नेतन्याहू बना, क्योंकि दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप सुलह भी करना चाहते हैं और ये नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त, ये जो दहशतगर्दी की है, अब हम वक्त आ गया है कि हम इसको मुख्तलिफ ममालिक जो खासतौर पर सुपर पावर है, हमारा ट्रस्ट उन पर है, हमने उनकी जंग बंद कराई, हम उनके मामले में कूदे, बड़े इफेक्टिवली पॉजिटिव रोल प्ले किया, तो आई थिंक इनवाइट करना चाहिए। इसको वैल्यू एड तभी हो सकेगा कि एक तो हम डिप्लोमेटिक एंड पर करें, अमेरिका, चीन, रूस सबको इन्वॉल्व करें कि हमारी अब इंटरेस्ट का भी ध्यान रखें अगर हमने आपकी इंटरेस्ट का दिया। दूसरा, प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करते रहना चाहिए। तीसरा, चाइना ने पहले भी कोशिश की थी, आपको याद होगा, उसने बहुत इंसेंटिवाइज किया था इस अफगानिस्तान के तालिबान को। इंसेंटिवाइज इस तरह की, ये लोग क्योंकि कैश स्टार्व मुल्क है, कैश स्टार्व की हुकूमत है अफगानिस्तान की, इनके पास पैसे नहीं है क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं, वो एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्सटाइल नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं एक टेरर, वो रेंट पे देते हैं। उनके लिए जो इनस्टेबिलिटी अपने मुल्क में या नेबर मुल्क में, वही स्टेबिलिटी है क्योंकि वही उनका सर्वाइवल है। तो आई थिंक उनको एंगेज करना पड़ेगा इस तरह कि कुछ आप सिलेक्टिव टारगेटिंग अभी भी करें, एक कॉस्ट बढ़ाएं, फिर इन डिप्लोमेसी के लिए ईरान को डालें, चाइना को डालें। खासतौर पर चाइना ने, आपको याद होगा, पहले भी इंसेंटिवाइज किया था, उन्होंने कहा था हम रेल नेटवर्क लगा देते हैं अफगानिस्तान में, ऐड कर देते हैं, आपके साथ बिजनेस ऐड करते हैं, आपको ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर काउंटर इंसेंटिव भी होते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, बैक बाय इजराइल। तो हमें ये मल्टी प्रोंग करना पड़ेगा। स्टैंड लोन मिलिट्री या डिस्ट्रक्शन या सिर्फ तबाही वो भी नहीं है। स्टैंड लोन अगर आप कहें कि डिप्लोमेसी काम कर जाएगी, हम यूनाइटेड नेशन जाकर रेजोल्यूशन पास करवा देंगे अपने हक में, वो भी नहीं चलती। तो इस वक्त आई थिंक मल्टी प्रोंग करना पड़ेगा, और सिचुएशन इसलिए ज्यादा क्राइसिस में है कि इतनी सीरीज शुरू हुई है अब, जो इंसिडेंट्स और अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और किलिंग हो रही है, उसके लिए हमें, जैसे मैंने कहा, कि मल्टी प्रोंग, मल्टी डायमेंशनल और जैसे डिप्लोमेटिक एफर्ट को बहुत तेज करना पड़ेगा। नहीं, पर मैं आज अब बड़े लोगों से मैंने बात की है, आम लोगों से, जिनको इतना वो कह देने कि यार हम अब अफगानिस्तान के नीचे लग जाएंगे, हम ये अफगान तालिबान को निशाना क्यों नहीं बनाते, हमें कारपेट बॉम्बिंग कर देनी चाहिए, ये अल-फतह और गौरी चला देने चाहिए, अब हम अफगानिस्तान से ही डरते रहेंगे और उससे मुज़ाकरात करते रहेंगे, हम दुनिया को जाके कहेंगे हमारी अफगानिस्तान से सुलह करा दो या अफगानिस्तान से हमें बचा लो। वो कहते हैं फिर इतनी मिलिट्री माइट का क्या फायदा कि अगर हमने अफगानिस्तान से पे भी एक्शन करते हुए 100 दफा सोचना है और चिश्ती साहब हमें बताएंगे कि बड़ा संभल के करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो कहते हैं ऑल आउट जाना चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ। ये इतना कुछ हमने किस लिए बनाया हुआ है अगर हम अफगानिस्तान को नहीं संभाल सकते? देखिए मुजम्मिल साहब, जो ऑल आउट जंग होती है ना दो प्रॉपर मुल्कों के दरमियान, वहां तो एक जत्था या एक पावरफुल हुकूमत है, जो इंडिया में हुआ था जब दो फॉर्मल ममालिक जो एग्रीमेंट दुनिया के बाय लॉज, इंटरनेशनल रूल्स, नेबरहुड, यूनाइटेड नेशंस को ऑनर करते हैं, जब सीज फायर होती है तो सीज फायर हो जाती है, जब जंग होती है तो जंग हो जाती है। चले, अफगानिस्तान के जो तालिबान हो या कोई और हो दहशतगर्द, उनके लिए कोई बायलॉज नहीं होते, कोई एग्रीमेंट्स नहीं होते कि यार तुम जरा लिहाज रखना। आपको याद होगा पिछले मुज़ाकरात में कहां बात टूटी थी कतर और तुर्की की, कि वो रिटर्न नहीं देना चाहते, दैट मीन्स वो अबाइड बाय नहीं करना चाहते थे। तो अब ये मैं किसी स्टेज पे नहीं कह रहा कि हम डर के करें, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट भी इंपोज करें, स्ट्राइक्स भी करें, नेगोशिएशन पर लेके भी आए। आपको याद होगा जब मुज़ाकरात फेल हुए थे तो हमने स्ट्राइक्स की और उनको बताया था कि हमारा ये रिजॉल्व है। उसको एस्केलेट किया जा सकता है, उसकी वैल्यू ऐड करें जो उनको कीमत देनी पड़े, फिर डिप्लोमेसी करें फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ।
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जाके मिन्नतें करेंगे जनाब हमें क्या और आप पीस आप इनायत करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ये बिल्कुल किसी स्टेज पे भी कभी भी नहीं कहा। ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कमजोरी है, हमारी बहुत स्ट्रेंथ है, हमारी कैपेबिलिटी है। लेकिन शाहीन गौरी से पहले आई थिंक मैं ये अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे और ऑप्शन भी अभी। नहीं, पर मैं मतलब एयर स्ट्राइक्स के तो वो चीजें नहीं आई हैं। आप तो लोग कह रहे हैं कि कोई बफर जोन बनाएं, कोई उनका जो कुछ इलाका जो है वो ऐसा बना दें कि जहाँ उनकी रेट खत्म हो जाए। कुछ ग्राउंड फोर्सेस हमें ऐसी करनी चाहिए, कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि उनकी रेट उनके इलाके में कमजोर हो जाए ताकि वो इन्फिल्ट्रेट ना कर सकें। लोग तो कुछ ऐसी बातें आप कह रहे हैं कि मेरा मतलब है कि ये ऐसी बड़ी उतो बमबारी कर ली है, जिस तरह अमेरिका ईरान का कुछ नहीं कर सकता ऊपर से बमबारी में, हम भी अफगानिस्तान की ऊपर से बमबारी में कुछ नहीं कर सकते। मुजम्मिल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि जो स्ट्रीट पल्स होती है वही नेशनल पॉलिसी होती है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बहुत दफा लीडर्स दूर तक सोचते हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होती है, अपने लिए चैलेंजेस भी पता होते हैं। तो आप और मैं या पब्लिक, अगर आप अभी माइक लेके चले जाएं सड़क पे लोगों से पूछें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वो मिलिट्री, वो कॉन्नोटेशन, डिप्लोमेसी की अंडरस्टैंडिंग होगी जो हमारी टॉप लीडरशिप की, जिनका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है और ऑब्वियसली एक विजिबिलिटी है। तो मेरा ख्याल है वो बेहतर तरीका, एक होता है नी जर्क रिस्पॉन्स कि मेरा दिल कहता है तहस नहस कर दो, परफेक्ट कर दें। लेकिन आया जो टॉप लीडरशिप होती है उसके दिन में होता है तहस नहस नंबर 1 ऑप्शन है या नंबर 2 ऑप्शन है या नंबर 3 ऑप्शन है। मैंने इसलिए अर्ज किया कि हम एक चैनल पर या एक टॉक शो पर या एक पॉडकास्ट करके हम ये कंक्लूड करेंगे तो अनफेयर होगा कि यही एक ऑप्शन है। जो मच मोर जिनकी अवेयरनेस है, जिनकी ज्यादा एक विजिबिलिटी है, जैसे मैंने कहा दोनों तरफ अपनी भी अक्रॉस भी, बहुत ज्यादा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम एवेल्युएशन करते रहे हैं, लेकिन उन पे छोड़ा जाए तो फिर ज्यादा बेहतर होगा, बजाय हम स्ट्रीट पल्स या बहुत सारे 10 लोगों से आप बात करेंगे, 20 से मैं मिलूंगा अभी जाके, तो वो कहेंगे जी बस तहस नहस करते, तो वो आई थिंक सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा, एक और बात है, देखिए कतर तो अब बहुत नाराज हो गया है ईरान से, और उसने ईरानियन एम्बेसडर को बुला के डिमार्च भी किया है। और ऐसा लगता है कि कतर शायद आगे सालसी का किरदार अदा करने में इंटरेस्टेड भी ना हो, वो बहुत अनॉयड हैं इस वक्त। तो आपको लगता है पाकिस्तान, चूंकि सऊदी अरब भी अनॉयड है, उनके टैंकर को भी निशाना बनाया गया है, तो ये सालसी वालसी खत्म नहीं हो गई? जब कतर भी पीछे हट जाएगा, सऊदी अरब भी पीछे हट जाएगा, तो अकेला पाकिस्तान क्या सालसी करेगा? देखिए मुजम्मिल साहब, आई थिंक बहुत ज्यादा जो ईरान ने इन्फ्लुएंस गेन किया है ग्लोबली, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करके अपना लीवरेज लिया है, वहां दोस्त भी लूज किए हैं। यहां तक कि उसने इन्फ्लुएंस इतना गेन कर लिया कि जो प्रो अमेरिका एलाइज थे, कोरिया, जापान, इंडिया और बहुत सारे और ममालिक ने ईरान को डायरेक्ट राब्ता किया कि आप हमारे साथ तो नेगोशिएशन करें, प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका को छोड़ दें, हमारे साथ रिलैक्सेशन करें। दैट मीन्स ये था न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस ईरान का। लेकिन इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज भी हुआ, जो मिडल ईस्ट ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ और आप भी वही कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा दरारें आई। मैं उस वक्त भी कहा था, आज दोबारा अर्ज करता हूं कि ईरान की फर्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि इन मुल्कों की विन बैक करे, उनको कहे कि मैंने बहालत मजबूरी, एज पार्ट ऑफ योर बेसिस, बीइंग पार्ट ऑफ द अमेरिकन बेसिस, इसलिए हमला किया था, आपके साथ हमारी डायरेक्ट दुश्मनी आपके लोगों से नहीं है। वो बड़ी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं होता ये एस्केलेशन। उस जंग के दौरान भी आपने देखा था कि रिटेलिएशन हुई थी ईरान की तरफ से, बहुत मेच्योरिटी दिखाई इन ममालिक ने जिन्होंने प्ले बैक किया, होल्ड बैक किया और बड़ा कंपोजर दिखाया। तो आई थिंक एक कतर के जाने से और उनके टैंकर पर हमला होने से मेरा नहीं ख्याल कि उतनी इतनी ईगो इस तरह की होती है कि फॉरएवर वो कहेंगे हम मुज़ाकरात कराएंगे नहीं। वो स्टैंड अलोन ऑप्टिक्स जरूर होती है, बयानात भी दिए जाते हैं मीडिया पे, आप और मैं डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट्स या स्टेट्स इस तरह नहीं चलती। वो लगता है ये दोबारा इंडिया ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अगले को 8 दिन में हो जाएंगे? दिनों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों ममालिक के पास चॉइस नहीं है। चॉइस, प्रेफर्ड चॉइस तो वही है जो लॉजिकल है कि दोनों ने एग्जॉस्ट कर लिया। ईरान का भी स्टैमिना नहीं है, 20,000 के करीब स्ट्राइक्स की गई हैं, उनकी तो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटियां तक तबाह की गई हैं ताकि वो जो ब्रेन है उनका, जो साइंटिस्ट हैं, जो पीएचडीज हो रही हैं, उनको भी टारगेट किया गया। तो ईरान के पास भी थ्रेशोल्ड नहीं है। अमेरिका के पास मैंने पहले ही कह दिया कि लीवरेज नहीं है, सिर्फ एक सेलिब्रेट कर रहा है और अनईजी है, जिसको मैंने आपसे कहा कि विजिटेशनल मसला है उसका, वो है नेतन्याहू। तो 8-10 दिनों में मैं दिन तो नहीं अब बता सकता, बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि टेम्पो किस हद तक दोबारा पिक हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है आज रात में बमबारी करूंगा, अगर वो कर देते हैं फिर 8-10 दिन नहीं, हो सकता है और से भी ज्यादा लेट हो जाए। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप किसी के इंटरवीन करने पर या किसी का नाम लेकर के मुझे फलां बंदे का, फलां हेड्स ऑफ द स्टेट का, फलां दोस्त का फोन आया था, तो मैंने सोचा अभी मैं रुक जाता हूं, जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएगा, तो फिर चांसेस है कि मुज़ाकरात कंटिन्यू है। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।